नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन की शुरुआत दुनिया के दिग्गज नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के साथ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर सुबह सभी नेताओं की अगवानी की और राजघाट पहुंचने वालों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी और तमाम राष्ट्रों के जो अध्यक्ष थे वो यहां पे पहुंचे। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल रहे। उनके अलावा भी कई राष्ट्र अध्यक्ष यहां पे पहुंचे। राजघाट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नेताओं का स्वागत अंगरखा पहनाकर किया। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताओं का स्वागत कर रहे थे उस वक्त बैकग्राउंड में बापू कुटी का चित्र दिखाई दिया। और सम्मेलन के पहले दिन की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि सभी सदस्य देशों ने सर्वसम्मति के साथ नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को अपना लिया। इसके अलावा अफ्रीकी यूनियन को G20 समूह का स्थायी सदस्य बनाया जाना दूसरी बड़ी सफलता रही। भारत से लेकर मध्य पूर्व और यूरोप तक कनेक्टिविटी कॉरिडोर भी अहम सफलताओं में से एक रही है। तो यह तस्वीर देखिए उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और तमाम राष्ट्रों के जो प्रमुख हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो यहां राजघाट पर पहुंचे थे और बापू को श्रद्धांजलि दी थी, राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया। विदेशी मेहमानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पे नजर आए और भारत मंडप में महाशक्तियों का महामिलन यहां पे हो रहा है। आज दूसरा दिन भारत की ये मेजबानी है और गदगद हर हिंदुस्तानी है। दुनिया इस वक्त भारत के दम को देख रही है। दुनिया की निगाहें भारत पर है और भारत ने जिस तरीके से यह सफल आयोजन किया, इसमें सहमति सबकी जो एक राय बनी वो एक बड़ी कामयाबी। इसके अलावा यह समिट दुनिया को एक नई दिशा देने का काम करेगा। भारत में जिस तरीके से इसको लेकर उत्सुकता दिखाई दी दूसरे राष्ट्र प्रमुखों में भी, वो बताता है कि भारत अब दुनिया को नई राह दिखाने में सक्षम है, सामर्थ्य है। क्योंकि जमीन से लेकर आसमान तक में भारत की कामयाबियां जो है वो बुलंद हो रही हैं और दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह रही कि पहले ही दिन घोषणा पत्र पर आम सहमति बना ली। यह एक बहुत बड़ी जीत इसे कहा जा सकता है, कूटनीतिक जीत इसे कहा जा सकता है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती थी भारत के लिए इस पे आम सहमति बनाना। और उसके अलावा डिफेंस के क्षेत्र में अमेरिका और भारत के बीच जो समझौते हुए वो काफी अहम। तो कैसे अब ये G20 ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को नई दिशा देगा, ये अपने आप में कई मायने रखता है। और भारत के लिए G20 कितना अहम है यह भी बहुत बड़ा सवाल। और भारत में G20 का होना दुनिया को कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देता है और दुनिया का नजरिया भारत को देखने का अब बदलेगा। तो महाशक्तियों ने राष्ट्रपिता को नमन किया। आज सुबह की ये तस्वीरें, और जो कि बापू ने भी भारत की जो पहचान है वो दुनिया में कहीं ना कहीं बहुत से कारण है, लेकिन उसमें गांधी के देश से भी इस देश को जाना जाता है। और यहां पे तमाम राष्ट्र प्रमुख जो हैं वो यहां पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पे हैं, जो बाइडेन उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए और पीछे एक लंबी कतार अलग अलग देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनकी। तो हम समझेंगे कि आखिर ये G20 बहुत साधारण भाषा में हम समझेंगे। अब से कुछ देर में एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ होगा कि कैसे डिफेंस के क्षेत्र में कारगर है, कैसे ये अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला होगा, कैसे इसके क्या परिणाम आने वाले हैं, भारत के लिए ये कितना अहम है। ये कई सवाल होंगे और समझेंगे जो कॉरिडोर बन रहा है, जो आम सहमति बनी, वो कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। तो विदेशी मेहमानों ने राष्ट्रपिता को यहां पे नमन किया। क्योंकि जोड़ने की बात
प्रधानमंत्री शुरू से करते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। इस मंच से भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। और हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल इस वक्त मौजूद है, जिनमें शीलकांत शर्मा हैं, पूर्व जनरल सेक्रेटरी हैं सार्क के, जेनिया हैं वरिष्ठ पत्रकार यूएसए से, शरद कोहली अर्थशास्त्री हैं और प्रफुल्ल बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। प्रिया टंडन भी हमारे साथ जुड़ी हैं और भी कई मेहमान हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं प्रफुल्ल जी आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा, क्योंकि वैसे तो इस समिट के बहुत से अलग अलग मायने हैं, बहुत से मतलब हैं और अलग अलग क्षेत्रों को लेकर इस पे बात की जाती है, लेकिन डिफेंस को लेकर मैं आपसे समझूंगा कि G20 के माध्यम से डिफेंस को लेकर जो डील हुई हैं वो कितनी कारगर भारत के लिए। थैंक यू वेरी मच आपके इस अहम प्रोग्राम में बुलाने के लिए मुझे। और आज का बड़ा शुभ दिन है, जैसे आप देख रहे हैं जी, सब G20 की पावर सब एकत्रित हो गई है। सब हमारे मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ में अब एक सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और सब अपना अपना बीच में उनका अपना भी थोड़ा इंटरेस्ट होता है, थोड़ा इंटरेस्ट हमारा है, बट सबका इंटरेस्ट जब कन्वर्ज होता है तब यूनिफिकेशन आती है। देखिए सबसे अभी यूनाइटेड स्टेट्स को, अमेरिका को पता है एग्जैक्टली इंडिया की पोजीशन क्या है। यूनाइटेड स्टेट्स को अपना इंटरेस्ट भी पता है, उसको यह भी पता है कि चाइना के संदर्भ में उसकी स्थिति क्या है, उसको यह भी पता है कि चाइना किस तरीके से अपना अब प्रभुत्व एरिया ऑफ एक्टिविटी साउथ चाइना सी में बढ़ा रहा है, किस तरीके से भारत भी उससे ग्रसित है और उस किस तरीके से उस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और वेरियस इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के साथ में चाइना बढ़ रहा है। तो अमेरिका का जो इंटरेस्ट है और कई और कंट्रीज का भी इंटरेस्ट इसमें कन्वर्ज होता है। वो अब देख रहे हैं कि अगर इस एरिया में किसी को कंट्रोल करना है, चाइना को कंट्रोल करना है, तो एक पावर है, वो है इंडिया। और G20 एक कोइंसिडेंस समझिए, जो भी समझिए, इस समय आई है, बड़ा शुभ मुहूर्त है कि सारी कंट्रीज इकट्ठे आके जब सोच विचार और विमर्श कर रहे हैं। इनमें से कई कंट्रीज IOR इंडियन ओशन रीजन्स के चारों तरफ की है, वो जो चाइना से ग्रसित है। अगर वो सब जैसे लेट शिंजो आबे जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, इफ एशिया पैसिफिक जोन सॉलिडिफाइज बिकम्स यूनिटी एंड विद द लीडरशिप ऑफ इंडिया, then China can be contained and Japan's interest, everybody's interest will be looked after, including India and all other countries, Brunei, South Korea, or all small countries around South China Sea. ये जो चीज बात में जो कोइंसाइड हो रही है जी, ये जब एकता का जो संदेश गया है वासुदेव कुटुंबकम का, उस वासुदेव कुटुंबकम के संदेश से जो सारे के सारे अब एकत्रित हुए हैं, अब सबका इंटरेस्ट आ गया है अपने कन्वर्जन पे। और यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट इसलिए है, अगर उसको भारत को शक्तिशाली बनाना है तो भारत की वीकनेस है हमारी डिफेंस के अंदर। अब हम स्वावलंबी बनना शुरू हुए हैं, हमें 6-7 साल लगेंगे। हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है जेट इंजन और एयरक्राफ्ट इंजन, टैंक इंजन, सारे इंजन हमारी वीकनेस है। बिना इंजन के सब कुछ खोखा रह जाता है। तो इसीलिए G4104 का इंजन है, उन्होंने हमें हासिल किया है, हाजिर किया है। आप इंजन लीजिए, पर भारत भी अपना इंटरेस्ट देखता है, वो कहता पूरी टेक्नोलॉजी के साथ लेंगे ताकि हम बना सके। फ्रांस ने बोला आप क्यों चिंता करते हैं, हम भी देंगे। फ्रांस कहता हम आपको नया इंजन देंगे और आप बनाइए, R&D करिए, उसको साथ करिए। इन सब को चीज को मद्देनजर रखते हुए अब आपको पता चल गया जिस जिस चीज की हमें कमी थी, जिसको हमने इग्नोर किया था पिछले 40-50 साल से, अब वो सब उभरता नजर आ रहा है। हमारा वो इंटरेस्ट इनके इंटरेस्ट से कन्वर्ज हो रहा है और G20 का जो फ्लैग हाई हो गया, सॉरी G21 का, अफ्रीकन कंट्रीज भी अब मिल गई हैं। और ये जो मूव करिए शतरंज की मूव, मैं शतरंज की मूव लिटरली नहीं बोल रहा, पर टैक्टिकली जो मूव हुई है, ये सारे अफ्रीकन कंट्रीज को हमारे अंडर ले आई है, क्योंकि मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑन अर्थ इज ऑफ अफ्रीका। हमारे फ्रांस के प्रेसिडेंट ने 2008 में बोला था, अगर ये $500 बिलियन जो हम अफ्रीका से नहीं चूसना बंद कर देंगे तो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन जाएंगे। ये है अफ्रीका की हालत। और अब अफ्रीका जो चाइना उसको डेट पे चढ़ा रहा है, सारी कंट्रीज को डेट पे चढ़ा रही है, उसको एक आउटलेट चाहिए था, एक सेफ्टी चाहिए थी, किसी का हाथ चाहिए था, वो मिल गया है। और G21
G20+1 जो बन गया है, जी। अब आप आगे बढ़ रहे हैं। आज से आप नई चीज देखेंगे। नाउ दे आर गोइंग टू प्लान हाउ टू मूव फॉरवर्ड। शीलकांत जी, ये जो अफ्रीकी संघ को शामिल किया है, इसमें चूंकि भारत की अहम भूमिका रही है, क्या चीन को ये एक बड़ी चुनौती देगा? और जो एक प्रतिस्पर्धा चीन और भारत के बीच है, भारत उससे आगे निकलता दिखाई दे रहा है? ये जो अफ्रीकी संघ है, इसको शामिल करके क्या चीन के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो रही है? देखिए, भारत और चीन के बीच में ऐसी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वो चीन समझता है कि भारत उसका प्रतिस्पर्धी है, पर भारत इस पूरे कार्यक्रम में आजादी के 75 सालों में लगा रहा है, और इन दिनों पिछले 10 सालों में उसको बड़ी नई शान चढ़ाई है भारत ने। अफ्रीका को नए के साथ जो संबंध है, उनको नए नए क्षतिज पे, नए धरातल पे ले गए हैं हम लोग। और वो इसलिए कि भारत अफ्रीका का अपना, अफ्रीकन जो राष्ट्र हैं, भारत को अपना समझते हैं। वो क्यों समझते हैं? कि भारत उनके साथ जो जुड़ा है, उसमें कोई स्वार्थपरकता नहीं है। भारत उनके जो परस्पर हित हैं, उनको मजबूत करते जाता है। भारत का जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, जो हाईटेक है, जो भी काम अफ्रीका के साथ किया, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और 3 कंट्रियों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं अफ्रीका में, उन सबका उद्देश्य यह है कि अफ्रीका का विकास जो है, उसमें भारत का भी हित है। तो ये बात है भारत की सबसे मिलकर चलने की। यही बात आज ये समिट में प्रतिलक्षित हो रही है कि ये सब देश जो हैं, भारत के साथ हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्टेबल और सशक्त और विकसित भारत दुनिया में स्टेबिलिटी करेगा। ये बात, जो लोग आए हैं, सब इस बात पे आस्था रखते हैं। तो चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति हो, चाहे यूके के प्राइम मिनिस्टर हो, जर्मनी के चांसलर हो, चाहे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे सिंगापुर के पीएम हो, और जो हमारे साउथ के जो हमारे मित्र हैं, जो प्रगाढ़ के साथ हमारी दोस्ती है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हो, ये सब इस बात पे विश्वास करते हैं कि एक सशक्त भारत जो विकसित है, वो दुनिया में स्टेबिलिटी लाएगा। वो किसी को हानि नहीं करना चाहता। भारत का किसी को गिराने या दबाने का, या उसको खुफिया तरीके से उसकी चीजों को हस्तगत करने का भारत का कैसे कोई उद्देश्य नहीं है। तो ये इस बात में चीन तो पीछे है ही है। वो कहां से आएगा? चीन का सारा कलेवर जो है, उससे लोग डरते हैं। तो बहुत पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि जो लोग डरते हैं, वो आपको आदर नहीं करते। आदर वही लोग करते हैं जो आपके साथ प्रेम और आपकी करुणा और आपकी संवेदना के साथ। तो भारत ने संवेदना, एक सहानुभूति भी दर्शाई है इस पूरे अपने काम में। तो ये एक समावेशी, डिसाइसिव और सब चीजों को लेके चलने वाला निर्णायक, ये भारत का अप्रोच है। वसुधैव कुटुंबकम है, एक परिवार, एक भविष्य। तो ये सब चीजें जो है, सबके हित में हैं, और इसी कारण भारत की इस समय प्रशंसा हो रही है, भारत पे विश्वास बढ़ रहा है जी। और जो आज महात्मा गांधी की समाधि पे साथ आमंत्रित जो राष्ट्राध्यक्ष और जो लोग गए हैं, वो एक अभूतपूर्व चीज है। ये महात्मा गांधी की प्रतिमाओं का हमने इतने सालों में हर एक राजधानी में, दुनिया में अनावरण किया है। तो वो बात को बताता था कि गांधी जी की जो शिक्षाएं हैं, उनका जो पूरा दृष्टिकोण है, उनके सिद्धांत जो हैं, वो दुनिया के लिए अच्छे हैं। और आज वो जाकर गांधी जी की राजघाट में समाधि पे एक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, तो वो इस बात को फिर से पुख्ता करते हैं कि महात्मा गांधी का संदेश जो है दुनिया के लिए अच्छा है। और भारत का संदेश बापू का संदेश के साथ ही है। वो जो भजन चल रहा था, वैष्णव जन तो तूने कहिए, पीर पर आई, भारत है जो दूसरे की पीर समझता है। मोरक्को में अर्थक्वेक हुआ, अब भारत तैयार कर रहा है वहां पे डिजास्टर रिलीफ के लिए। उसके पहले जहां भी दुनिया में कहीं कुछ होता है, भारत अपनी क्षमता का उपयोग करके जितना हो सकता है भरसक प्रयत्न करता है कि वो मदद कर सके। ठीक है। शरद कोहली जी, ये ट्रेड के लिए, इकोनॉमी के लिए कितना अहम रहेगा ये आयोजन जो भारत में इस वक्त हो रहा है? ट्रेड और अर्थव्यवस्था पे क्या असर इसका पड़ेगा? मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, शरद जी से सवाल था। शरद कोहली जी, देखिए, भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी बनने की ओर अग्रसर है, सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। मुझे लग रहा है ये G20 समिट इससे अच्छे समय में नहीं हो सकता था। अभी कुछ दिन पहले हमारे जीडीपी के आंकड़े आए 7.8। तो भारत को अपनी आर्थिक क्षमता, अपना आर्थिक इकोनॉमिक पोटेंशियल, उसको शोकेस करने का एक मौका मिल रहा है। भारत जहां एक समय में आर्थिक रूप से सोल्यूशन सीकर होता था, वो जगह जगह जाके सोल्यूशंस मांगता था,
विकसित देशों के आगे जाके कुछ ना कुछ मांग रखता था आर्थिक तौर पे कि हमारी यहाँ मदद करिए, वहां मदद करिए। आज भारत सोल्यूशन प्रोवाइडर बन गया है। मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा अंतर आया। और ये जो रेलवे कॉरिडोर अनाउंस हुआ है यूएई, सऊदी अरेबिया, इंडिया, जी। यूरोप और अमेरिका के बीच में, मुझे लग रहा है ये ट्रेड को, पीपल टू पीपल कनेक्ट को, व्यापार को, ये इन देशों को और नजदीक लाएगा। भारत के एक्सपोर्ट्स इससे बढ़ेंगे। ऑलरेडी हम $750 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत जल्द मुझे लग रहा है हम $1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट तक पहुंचने वाले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा हम देखें तो जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक जिसकी हम बात करते हैं, जो जनधन, आधार, मोबाइल का भारत ने करिश्मा करके दिखाया, मुझे लग रहा है इससे न केवल विकासशील देश, इमर्जिंग इकोनॉमीज, बल्कि जो विकसित देश है वो भी यहाँ से सबक लेके गए हैं। यहाँ से वो यूपीआई के बारे में जो 15 लाख करोड़ आज एक महीने में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, 1000 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, मुझे लग रहा है इसको देख के सारी की सारी दुनिया अचंभे में। इसके अलावा मैं देखूं तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स बढ़ेंगे भारत के, जिसमें लो टैरिफ या जीरो टैरिफ आपके व्यापार को बढ़ोतरी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, भारत में रोजगार अवसर क्रिएट करने की सख्त जरूरत है, ये हम सब जानते हैं। तो भारत में वो निवेश आएगा जो निवेश भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा। और चाइना +1 या डीकपलिंग फ्रॉम चाइना की जो पॉलिसी विकसित देश फॉलो कर रहे हैं, इस समय चाइना से निकलना चाहते हैं, भारत उनके सामने रेड कारपेट बिछा रहा है कि आप आइए यहाँ निवेश करिए। मेक इन इंडिया है, यहाँ पर स्टैंडअप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मुझे लग रहा है भारत के पास वो सब कुछ है जो एक निवेशक को चाहिए होता है। यही भारत शोकेस कर रहा है। मुझे लग रहा है इस G20 समिट, आम आदमी अगर ये सोचता है राजेश कि भाई इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, मुझे इससे क्या मिलना है, ठीक है दिल्ली चमक गई, सज गई, तो इसका असर आपको आने वाले महीनों में, सालों में दिखाई देगा, जब यहाँ पर रोजगार बढ़ेंगे, जीडीपी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जिसकी बार बार आलोचना और चर्चा की जाती है। मुझे लग रहा है उन आलोचकों को कुछ समय में एक उनके मुंह पर तमाचा होगा कि आप देखिए ये समिट आपको किस प्रकार से बेनिफिट करता है। खाली एक इनको होस्ट करने का अवसर नहीं है, खाली दिल्ली को सजाने का अवसर नहीं है, ये अवसर आपकी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगा, अर्थव्यवस्था को एक नए आयाम तक राजेश लेकर जाएगा। ज़ेनिया, आपसे समझेंगे ये कि चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बहुत उत्सुकता के साथ यहाँ पे हमें हर वक्त दिखाई दे, उनकी बॉडी लैंग्वेज हो, उन्होंने जो भारत की तारीफ की, प्रधानमंत्री के साथ जो मित्रता है, मौजूदा वक्त में ये सबसे बेहतर वक्त है दोनों देशों के जो संबंध है वो ऊंचाई पे पहुंचने का, और यही वजह है कि इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। माफ करिएगा, थोड़ा सा गला खराब है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है उससे दिखता है हाउ क्लोज द टू वर्ल्ड लीडर्स आर। जो बाइडेन बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एंड देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जब ये दो वर्ल्ड लीडर्स एक साथ आते हैं तो देयर इज this understanding कि India is a big strategic partner, is a big economic partner, is a very integral partner when it comes to trade, when it comes to strategic initiatives, when it comes to defense initiatives, when it comes to food trade and so many other initiatives that US has. तो इससे ये पता चलता है कि दोनों लीडर्स कितने क्लोज हैं। हालांकि एक और चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन लेम डक भी है। इलेक्शन आने वाला है तो देखते हैं कि उस इलेक्शन में क्या चेंजेस होते हैं। बट इंडिया इज अ बिग स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर द यूएस। वन ऑफ द रीजंस दैट हैज प्रूव्ड दिस इज व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज इनवाइटेड बाय द व्हाइट हाउस टू कम इन जून एंड मीट प्रेसिडेंट जो बाइडेन। और आप देख ही सकते हैं उनकी दोस्ती, जो तस्वीरें आ रही हैं। There has been discussion on trade, on जैसे कि दूसरे पैनलिस्ट ने कहा free trade agreements. US has supported the railway corridor जिसकी चर्चा हुई है G20 में between UAE, between Europe, India, the intercontinental railways proposal. So ये सब इन सब बातों पे चर्चा हुई है। Not only ट्रेड बट ऑल्सो क्लाइमेट चेंज, राइट, वो बहुत बड़ा मुद्दा है इंडिया के लिए और अब यूएस के लिए भी विद द करंट गवर्नमेंट। तो इस पे भी बायलैटरल अग्रीमेंट हुए हैं एंड it is a very historic moment for India and it is definitely a historic moment between
US and India ties. ठीक। प्रिया जी, ये भारत और अमेरिका के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। जिस तरह के समझौते हो रहे हैं, जिस तरीके से दोनों देशों के प्रमुख मिल रहे हैं, जिस तरह से बाइडेन ने प्रधानमंत्री की तारीफ की, देश की तारीफ की, लगता है कि एक नए आयाम पे दोनों देशों के रिश्ते पहुंचेंगे और बहुत से फायदे अमेरिका को भी होगा उसका और भारत को भी होगा। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेश जी, आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अमेरिका में हर एक चीज स्ट्रैटेजी बेस्ड होती है। कोई भी कदम ये बिना सोचे समझे 10 बार सोचने के बिना नहीं करते हैं। इतना ज्यादा जो अमेरिका आगे जा रहा है, इतना जो इन्वॉल्व हो रहा है, इतने जो साइंस कर रहा है MOUs और जो अग्रीमेंट साइन कर रहा है, इसके पीछे बहुत सोच गई है। अमेरिका समझ गया है और बहुत सभी लोग समझ गए और अमेरिका खास तौर से समझ गया है कि उसका फायदा इसी चीज में है। एक भारत को एक, जैसे कि बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा है, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाओ और उस नेशन को आगे बढ़ाओ, जैसे कि उन्होंने चाइना को भी एक हद तक बनाया था। और इंडिया का फायदा ये है कि इंडिया औरों से ओवरटेक नहीं करता है अपने हिसाब से, तो इसलिए इससे ज्यादा आज की तारीख में अमेरिका को मैं कह सकती हूँ भारत की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन भारत को तो जरूरत है, लेकिन अमेरिका को भी बहुत ज्यादा जरूरत है। बंसल साहब, क्या यही एक वजह है कि भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है उसका लोहा दुनिया अब मान रही है, और फिर चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो या दुनिया के दूसरे देश, रक्षा क्षेत्र में भी लगातार आगे आ रहे हैं? जेके बंसल सर, आवाज मिल रही है सर आपको? सर आपने शायद म्यूट कर रखा है अपना फोन। नहीं, मेरी आवाज शायद अभी उन तक नहीं पहुंच पा रही। सर आवाज मिल रही है आपको? हाँ, कुछ दिक्कत है, आवाज नहीं उनके पास जा रही। लेकिन शरद जी, हमने इसी समिट में देखा कि इसमें भारत की विरासत की झलक भी दिखी, संस्कृति की झलक भी दिखी और सनातन की झलक भी दिखी। और टूरिज्म को लेकर अगर हम बात करें, चूंकि कई जो इसमें अलग अलग क्षेत्र हैं वो दिखाए गए हैं, टूरिज्म पे इसका क्या असर इस पे पड़ेगा, ट्रेड के साथ साथ, अर्थव्यवस्था के साथ साथ? अगर हम भारत के टूरिज्म की बात करें तो इस जी समिट के जरिए क्या संदेश बाहर जा रहा है और उस पर क्या असर पड़ने की संभावना? देखिए, भारत में जो बुनियादी ढांचे का, इंफ्रास्ट्रक्चर का पिछले चंद सालों में विकास हुआ है, 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा भारत सरकार खर्च करने के लिए कमिटेड है। ज्यादातर तो इसमें से हो भी चुका है। एयरपोर्ट्स बने हैं, पोर्ट्स बने हैं, रेलवे स्टेशन बने हैं, नई सिटीज बनी है, वाटर और लैंड के बीच में कनेक्शंस बने हैं। मुझे लग रहा है कोई भी देखे, टूरिस्ट जब किसी भी देश में आता है तो उसको अच्छी सुविधाएं अगर मिले, उसको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, स्वच्छ भारत चल रहा है, सफाई मिले, रहने के लिए अच्छी जगह मिले, तो मुझे लग रहा है ये सब जब चीजें उपलब्ध हो जाती हैं तो आप टूरिज्म को आने से रोक नहीं सकते। बाकी तो सब कुछ भारत में पहले से ही है। यहाँ पर एक बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज है, बहुत कुछ देखने के लिए टूरिस्ट को, इतनी विविधता है, डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट तक के आपको 6 तरीके के मौसम है, पहाड़ है, नदियां हैं, डेजर्ट है। अभी मुझे लगता है कि टूरिस्ट के लिए जो कुछ चाहिए होता है सब है। और मैं एक बात पे जरूर कमेंट करना चाहूंगा, अभी जो जेनिया जो बैठी हैं अमेरिका से आई हुई, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही अमेरिका के संदर्भ में, कि ये जो उन्होंने कहा कि बाइडेन साहब लेम डक हैं। अब यहाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, उनके हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा टाइम नहीं रह गया। पर हमने एक अच्छी बात देखी कि चाहे रिपब्लिकन्स हो चाहे डेमोक्रेट्स हो, भारत के लिए जो पॉलिसी है अमेरिका की वो कंसिस्टेंट है। वो आज, और मेरी जो साथी पैनलिस्ट हैं प्रिया जी, उन्होंने बताया कि भारत की जितनी जरूरत अमेरिका को है, भारत को अमेरिका की उतनी जरूरत नहीं है। आज परिस्थिति बदल गई है। अगर आज भारतीय ब्रेन को अमेरिका से निकाल दिया जाए, मैं अपने अमेरिकन से क्षमा मांगते हुए कहूंगा, तो अमेरिका कुछ हद तक ठप हो जाएगा, क्योंकि मेडिकल क्षेत्र ले लीजिए, टेक्नोलॉजी क्षेत्र ले लीजिए, उसको भारतीय ही चला रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात जो प्रधानमंत्री जी ने इसमें कही है, एक नई बात निकल के आई है जो मुझे व्यक्तिगत रूप में अर्थशास्त्री होने के नाते बहुत पसंद आई है जी। उन्होंने ये कहा कि हम जीडीपी सेंट्रिक अप्रोच से हटके ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच पे बने। अब इस एक लाइन में बहुत बड़ा रहस्य छुपा है कि ऐसे ऐसे अफ्रीका के देश हैं जहां की जीडीपी $200 मिलियन, $300 मिलियन, $400 मिलियन है, और हम केवल उन देशों की ज्यादा बात करते हैं जो दुनिया के 5-7 बड़े देश हैं, अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, भारत भी आ गया उसमें 5वें नंबर की है।
तो मुझे लग रहा है ह्यूमैनिटी को ग्रोथ, ये जो समाहित विकास है, जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबका साथ सबका विकास, आज तक राजेश जो भारत का नारा था जी, आज वो नारा ग्लोबल हो चुका है। मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी बात है कि आप ग्लोबल साउथ की तरफ, अफ्रीका जो आर्थिक रूप से उतनी क्षमता नहीं रखता है, उनको साथ लेके चलना, उनकी आबादी को साथ लेके चलना, उनके विकास का सोचना, उनके हितों का सोचना, मुझे लग रहा है ये ना केवल भारत के उन रिमोट हिस्सों के जैसे सरकार सोचती थी, आज हम दुनिया के रिमोट हिस्सों के पिछड़े इलाकों की हम बात सोच रहे हैं। ये एक विश्व गुरु की और वासुदेव कुटुंबकम का साकार होना दिखाई देता है यहाँ पर, क्योंकि आप सारे विश्व को चाहते हैं कि ये नहीं कि देश के कुछ, दुनिया के कुछ देश बहुत तरक्की कर जाए, बाकी देश पिछड़े छूट जाए। ये जो समाहित विकास है ये बहुत बड़ा निकल के आ रहा है। मुझे लग रहा है भारत को ये ब्रांड बनाने में, भारत की बात अब लोग सुनेंगे, और भारत के पास, जैसा मैंने शुरू में कहा था, भारत के पास सोल्यूशन ढूंढने के लिए आज ना केवल छोटे देश आएंगे, बल्कि आपको अमेरिका, यूरोप जैसे बड़े देश अपने देश के सॉल्यूशंस के लिए भारत के पास आते दिखाई देंगे। राजेश, मैं ये जोड़ना चाह रहा था आपकी पहले वाली बात। हाँ बिल्कुल, और आपने बहुत सही इस बात को कहा, और इसका चूंकि इसका असर जो है, संदेश जो है वो काफी दूर तक जा रहा है। लेकिन प्रफुल्ल जी, अगर हम रक्षा क्षेत्र की बात करें, सुरक्षा की बात करें, जिस तरह से अमेरिका ने इंटरेस्ट दिखाया, फ्रांस ने दिखाया, अभी G20 का ये जो समिट है, इसके बाद किस तरह की छवि अब दुनिया में भारत की बन रही है, और उसका रक्षा क्षेत्र पे क्या असर पड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, थैंक यू वेरी मच राजेश जी, और जहां हमारे शरद साहब जो बोल रहे थे, आई जस्ट टेक इट फ्रॉम देयर। सबसे बड़ी बात यह है, जब हम सबका विकास कर रहे, साथ में कर रहे हैं, और अपना विकास भी हो रहा है, तो जब हम बनाएंगे फॉर एग्जांपल LCA, तो 6-7 कंट्रीज उसको खरीदने के लिए अफ्रीका में खड़ी हो जाएंगी कि हम LCA लेंगे। हम टेक्नोलॉजी बनाएंगे, वो टेक्नोलॉजी लेंगे, हमारा सहयोग करेंगे। अगर उनकी क्षमता ही नहीं होगी तो हम बना के फिर मार्केट कहां ढूंढेंगे? ये सबसे बड़ी चीज है। अगर आपने सबका साथ है, सबका विकास है, तब आप सबका विश्वास के साथ काम कर सकते हैं। यही चीज हमारे को बहुत जरूरी है। बाकी बात आई बाकी डिफेंस डील्स की, बाकी डिफेंस डील जैसे कि अब हमारे को G414 की बात हो रही थी, वो हमको फ्रांस भी इंजन दे रहा है। अब हमारे को रिक्वायरमेंट है प्रेडेटर्स की। अब प्रेडेटर और जो हाई ऑल्टीट्यूड अटैक ड्रोन्स जो हैं, जो 36 आवर्स की लॉइटरिंग कर सकते हैं, उनकी जरूरत सबको पड़ रही है। अब सबने देख लिया है कि मोस्ट इकोनॉमिक वे ऑफ कंटिन्यूइंग योर वॉर एंड कंटिन्यूइंग ऑफेंसिव एक्शन अगेंस्ट एनिमी इज थ्रू ड्रोन्स। अगर आपने 6 भेजे, 4 भी गिरा दिए, 2 ने तो टारगेट को हिट करना है, ये बड़ी बात है। अगर आपका एक F-16 या Sukhoi 27 शूट डाउन होता है तो बहुत नुकसान होता है, और पायलट भी जाता है। ये सारी चीजें जो है, अंदर की चीजें मैं बता रहा हूं। और जब आप सबको आर्टिलरी की जरूरत है, सबको गन्स की जरूरत पड़ रही है, पर ये मैं नहीं चाहता कि लड़ाई का माहौल बने। लड़ाई का माहौल नहीं बनना चाहिए, पर हमें लड़ाई के लिए रेडी रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप यू आर नॉट रेडी फॉर वॉर एंड देन यू से कि हमें पीस चाहिए, लोग आपकी खिल्ली उड़ाएंगे। पर आप ताकतवर हैं और फिर कहें हमें पीस चाहिए, आपकी इज्जत होगी। ये चीज सबसे बड़ी है। तो डिफेंस इंडस्ट्री जो अब बनेगी, जॉइंट सारी कंट्री ज्वाइन करेंगी। और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले बोला था, एक शिंजो आबे का सपना था कि एशिया पैसिफिक स्ट्रेटेजिक जोन बने, उसमें भारत की लीडरशिप मिल रही है। इट विल बी एशिया पैसिफिक यूनियन विच विल एक्चुअली कम अप, और वो देश विल बिकम मिलिटराइज्ड, और उसका मिलिटराइजेशन अमेरिका मांग रहा है कि हम करें। क्वाड में मिलिटराइजेशन होने वाली है। एक बार वो बात हो गई तो सारी की सारी कंट्रीज की मिलिट्री नीड जॉइंटली डेवलप होगी। अगर हम इंजन बना रहे हैं, दूसरों को इंजन बनाने का सहूलियत देंगे, रडार बनाने की सहूलियत देंगे, ट्रैक्टर्स, लोकोमोटिव्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और साथ ही साथ टूरिज्म की डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, और कई चीजें साथ ही साथ होंगी। एक मैं आपको बड़ी बात आपको बता दूं, जो बड़ी मेरे को बहुत अच्छी लगी। अभी एक साउथ कोरिया की टीम आई थी, वो राम मंदिर बनाना चाहते हैं साउथ कोरिया में, और वो प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। कैन यू बीट इट? वो कहते हैं क्योंकि आपकी राजकुमारी अयोध्या से आके साउथ कोरिया में शादी करी थी, एक पुराने जमाने की बात है, हजारों साल, हम उसकी याद में राम मंदिर बनाना चाहते हैं। अब लुक एट इट, आपने फिर आप माइंड पीछे ले जाइए 2500 साल पहले, जब आपने अंकोर वाट, जावा, सुमात्रा, हर जगह अपना प्रचार फैलाया था, बंदूक, तीर कमान और तलवार के जोर पे नहीं, प्यार से करा था।
अब साथ का सबका संगठन जब साथ आएगा, सब मिलकर साथ करेंगे, सब फिर एक दृष्टि से देखेंगे, जॉइंट डेवलपमेंट इन ऑल स्फीयर्स एंड प्रोटेक्टेड सो दैट यू आर वेरी सेफ। ये मैं चाइना को देख के बात कर रहा हूं और अमेरिका भी चाइना को देख के बात कर रहा है। बात बिल्कुल खुली हुई है। अब वो जमाना चला गया सन 62 का कि चाइना का नाम लेते ही हम शर्माने लगते थे। अगर कोई हमारा जनरल चाइना को कुछ कह देता था तो उसको पार्लियामेंट में माफी मांगनी पड़ती थी। वो जमाना चला गया। अब आपको ये जो भारत की जो लीडरशिप निकल रही है, ये भारत की लीडरशिप सबको लेके निकल रही है। और इसीलिए मुझे सिर्फ एक ही दुख कहता है, एक दुख है, सब कुछ सब ठीक है, पर हमारे गद्दार लोगों से हमको बच के रहना पड़ेगा जो हमको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनकी, आपको पता चल गया मैं क्या कह रहा हूं, जो अभी आज बाहर की कंट्री में क्या अभियान चल रहा है इस G20 के खिलाफ, उसकी बात कर रहा हूं। हमें उसको भी देखना पड़ेगा। जेनिया, अमेरिका और भारत का ये जो रेल पोर्ट है जिसमें कुछ और देश भी हैं शामिल, ये एक रेल पोर्ट जो है वो भी दोनों देशों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा? जी बिल्कुल। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जो दूसरे पैनलिस्ट भी डिस्कस कर रहे हैं कि आप हार्ड और सॉफ्ट पावर की बात करते हैं। व्हाट इंडिया हैज इज सॉफ्ट पावर। यूएस बहुत हद तक हार्ड पावर एग्जर्ट करता है। इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वो है हमारा कल्चर, वो है हमारी डाइवर्सिटी, वो है हमारी ट्रेड, वो है हमारा जिस तरह के त्योहार मनाए जाते हैं वो आज दुनिया भर में सेलिब्रेट किए जाते हैं। इंटरनेशनल योगा डे है जो सऊदी अरेबिया में काफी एक्सटेंसिवली मनाया गया। तो इंडिया इज नाउ ट्रूली एक्सर्टिंग इट्स सॉफ्ट पावर इन द वर्ल्ड। जो आप टूरिज्म की बात करते हैं, टूरिज्म इज इंक्रीजिंग इन इंडिया। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड कंट्रीज। जिस तरह की इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री है, नॉट ओनली दैट, जो इंडिया के टेक्सटाइल्स हैं, जो इंडिया की जिसकी प्रोडक्शन है इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, वो आज दुनिया भर में फेमस है। तो एक तरह से G20 ये दर्शाता है कि इंडिया इज नॉट ओनली exerting hard power, it's also a big strategic partner for a lot of developed countries in the world. It is a voice for developing countries, जो emerging economies हैं जिनकी हम बात करते हैं, जो developing countries हैं categorically जो मानी जाती हैं। It is a voice for all those countries. ये जो फोरम हम प्रोवाइड कर रहे हैं, this is for the first time G20 is happening in the Southeast Asia region, और इंडिया is the host। और ये दर्शाया जाता है कि इंडिया इज बिकमिंग दैट वॉइस फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज, और इमर्जिंग इकोनॉमीज टुगेदर कैन गिव कंपटीशन टू द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट। अगर हम उस तरीके से, अगर सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज एक साथ स्ट्रेटेजिक टाइज बनाए या एक साथ पॉलिटिकल बायलैटरल टाइज बनाए, तो they can exert that hard power too in the world, which is currently dominated by the US, Germany, other defense powers, even Russia to an extent, और जैसा कि आप जानते हैं चाइना। तो जो emerging economies है together, they can give competition to these other developed economies and still be an important strategic partner। ठीक। जेके बंसल जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, कम, मुझे आवाज सुन रही है, थोड़ा कम सुन रही है, बताइए। हाँ बंसल साहब, आप G20 के जरिए जो दुनिया को संदेश जा रहा है, और जैसे अमेरिका, फ्रांस और दूसरे देश अब भारत के साथ रक्षा समझौते कर रहे हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं? और क्या आज का भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत है, अपने दुश्मनों को बताने वाला भारत है, कि अब वो भारत नहीं जो पहले हुआ करता था? आज का भारत आंख में आंख मिला के जवाब देना जानता है। देखिए, भारत किसी को दुश्मन समझता ही नहीं है, लेकिन भारत जो है एक, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी, मैं सुन पा रहा हूं। तो जो भारत है वो दुश्मन नहीं समझता है, लेकिन भारत के पास में कैपेबिलिटी है जो वेरियस एडवर्स टाइप ऑफ नेशंस को भी एंगेज कर सकता है, और जो वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल नेशंस हैं उनको भी टुगेदर एंगेज करके, तो दुनिया ने ये समझ लिया है कि भारत के पास में एक ऐसी कैपेबिलिटी है। तो आप देखेंगे कि जो 100% जो अडोप्ट किया है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, ये एक बहुत बड़ी बात है जो भारत ने की है। तो भारत जो है आज की तारीख में क्या होता है, जो सॉफ्ट पावर है बहुत ज्यादा है और एक शेयरिंग में विश्वास करता है। आपने देखा होगा कोविड-19 के दौरान में जो कोविड वैक्सीन थी वो भारत ने सबके साथ में शेयर किया। आज की तारीख में ये नहीं है कि किसके पास में कितने वेपन्स है, आज की तारीख में ये है कि दुनिया के लिए कौन
देश जो है वो यूजफुल है। भारत एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के साथ साथ डेवलपमेंट भी हो रहा है। ये माना जाता था कि पोस्ट कॉलोनियल एरा के अंदर में सिर्फ ऑथोरिटेरियन कंट्रीज ही डेवलप कर सकते हैं, लेकिन भारत में सब कुछ हो रहा है ये। और अब जो है ना, भारत को जो आपने ये देखा अभी जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इंडिया यूएई और जो मिडिल ईस्ट और यूरोपियन के साथ में, तो ये चाइना का अल्टरनेटिव है। हाँ। जिसको देखा जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा जो जिसके अंदर में सऊदी अरबिया है, यूएई है, जॉर्डन है, इजराइल है और यूरोपियन कंट्रीज हैं सबको। और जो आपने एक चीज और भी देखी होगी G20 के दौरान में, जो एक बायोफ्यूल अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना है, जिसका फाउंडिंग मेंबर है इंडिया और उसके साथ साथ में अमेरिका भी। और उसमें देखा गया है कि जो 20% इथेनॉल मिलाकर के जो पूरे वर्ल्ड की जो एक फ्यूल सिक्योरिटी को ध्यान में मद्देनजर रखा गया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो हिंदुस्तान है या भारत है, वो सबको एक वसुधैव कुटुंबकम की तरह से लेके चल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया है जी, उससे ही जो आज की तारीख में ये हो सकता है। और आप देखेंगे कि जो एक सॉफ्ट पावर, योगा की सॉफ्ट पावर है। अभी जो सीरिया में 2011 से जो वार चल रहा था, जो गृह युद्ध चल रहा है, उसमें अमेरिका ने भी, रशिया ने अपने वेपन भेजे। अल्टीमेटली जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने, असद ने ये रियलाइज किया कि योगा से ही इसको दूर किया जा सकता है। और वहां पे योगा जो है हर जगह में हो रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हिंदुस्तान, भारत एक बहुत ही वर्ल्ड में जो एक सबका अपने दुश्मन तो किसी को समझता ही नहीं है। अब तुर्की है, वो हिंदुस्तान को कभी जो कश्मीर मुद्दे पे उसके अगेंस्ट बोलता है, फिर भी जब वहां पे अर्थक्वेक आया तो हमने अपनी जो यहाँ से टीम भेजी, हमारी आर्मी मेडिकल कोर की टीम गई, बहुत अच्छा काम किया, लोगों के दिलों को जीता। इसी प्रकार से जो अभी मोरक्को में जो अभी अर्थक्वेक आया, उसके लिए भी नरेंद्र मोदी जी ने ये डिक्लेयर किया है कि हम जो है उसमें जाके मदद करेंगे। तो इस तरह से देखते हुए भारत सबका ध्यान रखता है और सबकी मदद करता है। ठीक है। प्रिया जी, चूंकि आप अमेरिका में हैं और बतौर भारतीय जब आप देखती हैं कि आज भारत चांद पे जा रहा है, आज सूर्य का मिशन भी लॉन्च किया, आज G20 के जरिए दुनिया भारत को नई उम्मीदों के साथ देख रही है, गर्व महसूस होता है? बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत ज्यादा। और आप विश्वास करिए कि जब मैं व्हाइट हाउस भी जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ, जो टोन है, जो भाषा है, जो एक एक्सेप्टेंस है कि हाँ इंडिया हैज अराइव्ड, बहुत ज्यादा क्लियर है। ये इस चीज को अब सब मान चुके हैं कि अब भारत टेक ऑफ कर चुका है और बहुत गर्व होता है। और इसके साथ साथ ये भी लगता है कि इसके बाद अब क्या, कहाँ तक पहुंचेगा भारत। लोग उत्साहित है जानने के लिए कि भारत की उड़ान कितनी लंबी होने वाली है। तो ये नहीं है कि वो टेक ऑफ कर गया तो खत्म हो गई बात। वो जानते हैं कि ये राइजिंग सन है और ये तो इसकी शुरुआत है। ये बहुत जरूरी है। एक होता है कि हाँ वो बहुत अच्छा किया है और अब खत्म हो गई ये बात, वो नहीं है। वो जानते हैं कि इतना ज्यादा ये जो बढ़ रहा है, इसकी तो सीमा बहुत ज्यादा होने वाली है। तो ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ के लोगों के लिए। प्रफुल्ल जी, जिस तरीके से अभी चूंकि देखिए प्रधानमंत्री का तो ये एक नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन हम जब इतने बड़े आयोजन करते हैं तो जाहिर है उसका बड़ा संदेश भी जाता है। क्या भारत, आपको लगता है कि अब ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है? और ये जो कॉरिडोर है जो कई देश मिलकर बना रहे हैं, जिसमें अमेरिका और भारत भी है, ये चीन की घेराबंदी एक तरीके से की जा रही है इस मोर्चे पे? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं राजेश जी, सबका प्रयास की जरूरत है। और ये जो रेलवे और कॉरिडोर की बात हो रही है अक्रॉस यूरोप, ये बहुत पुरानी एक्चुअली प्रोजेक्ट है। ये बहुत पहले स्टार्ट हुआ था और रेलवे राइट्स, इंडियन रेलवे के राइट्स के इंजीनियर ने आज से 25-28 साल पहले करके दिखाया था अक्रॉस। बट कुछ पॉलिटिकल रीजंस के कारण अक्रॉस ईरान वगैरह ये चीज रुक गई थी। इसको दोबारा स्टार्ट किया जा रहा है और हमारे ऑलरेडी प्लान्स हैं। लुक ईस्ट के तहत रेलवे लाइन राइट अप टू वियतनाम और रेल रोड्स का प्रोग्राम ऑलरेडी बन चुके हैं, इसी गवर्नमेंट ने बनाए हैं। तो अगर आप देखेंगे ये सारा का सारा बिल्कुल अब एब्सोल्युटली रियल होके दिखाएगा कि किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है, जो चाइना का जो OBOR BRI प्रोजेक्ट है,
ये असमंजस में पड़ रहे हैं। इनको अब सब कंट्रीज को पता चल गया है कि हम फालतू में इनके डेट में आ रहे हैं, फालतू इसके कंट्रोल में आ रहे हैं, चाहे हब्बन तोता हो, चाहे गदार हो। याद है कि म्यांमार और बांग्लादेश भी यही सोच रहे हैं। नेपाल ने सोचना शुरू कर दिया है कि अब हमको इनके आगे नहीं झुकना है, चाइना के आगे इतना, क्योंकि अब सारा का सारा माहौल चेंज हो रहा है। ये अगर आप उनसे क्लोजली जाके मिलिए, और अभी 15 दिन पहले इथोपियन एम्बेसी में मैं एक टॉक कर रहा था, वहां पे अफ्रीकन एम्बेसडर्स बैठे थे 7-8 कंट्रीज के। मैंने ये कहा कि आपकी यूनियन इंडियन एशिया पैसिफिक यूनियन के साथ क्यों नहीं मिल सकती। मेरा 15 दिन का कहना था और ये आज हो गया। ये तुक्का लगा, ठीक है, पर क्वेश्चन ये है, जब एक साधारण आदमी मेरे जैसे के मन में ये बात आ सकती है तो सबके मन में बात आ सकती है। ये तो होना ही था। तो ये जो चीज हो रही है होएगी। और अब आप देखेंगे, जैसे आपने पहले भी हमने बोला कि सबसे बड़ी चीज है हमको मिलकर सुरक्षा करनी है। इसको हम चाहे कितने भी मीठे शब्द बोल दे, नहीं छुपा सकते। जॉइंट डिफेंस होके रहेगा। अगर आपने जॉइंट डिफेंस नहीं करी, चाइना आपको हजम कर जाएगा। जब तक आप प्रोग्रेस अगर आपको करनी है तो अपने प्रोग्रेस को प्रोटेक्ट भी करना है। तभी मैं दोबारा बोलता हूं, ताकत आपके हाथ में होगी तो पीस महत्वपूर्ण होगी, नहीं तो पीस आपको मिलेगी नहीं। बिल्कुल।